अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अहम है। इसमें हम दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक मौजू तो ये है कि जो कल कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए उसमें पूरे मुल्क में क्या हुआ है और ये हम अंदाज़ा करने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ है। और फिर जनाब ये जो आज पार्लियामेंट में हुआ, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पार्लियामेंट प्रेस गैलरी को बंद कर दिया गया, उस पर ताले लगा दिए गए हुकूमत की तरफ से, और साफ़ियों ने कहा कि ऐसा तो कभी मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुआ। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके नताइज क्या निकलेंगे, इन दोनों चीज़ों पे हम आपसे बात करेंगे। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे हम तबसरा भी हासिल करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शन हुआ और जिस तरह पिछले हमने इलेक्शंस देखे, कश्मीर का इलेक्शन था या गिलगित का इलेक्शन था, तो उन इलेक्शनों में जो एक वेव थी, जो पहले एक अपोजिशन की वेव चली थी ज़मीनी इंतखाबात में, उसके बाद इन दो इलेक्शन में PTI गैर मुतवक्को तौर पर कामयाब होती हुई दिखाई दी। और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में ये तवक्को की जाती थी कि PTI ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। उसकी दो वजूहत थी। एक वजह तो ये थी कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है बल्दियाती इंतखाबात में उसकी सीटें हमेशा ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये और कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ये भी एक किस्म का बल्दियाती इलेक्शन ही होता है। जो सिविलियन आबादी होती है कैंटोनमेंट एरिया में रहती है और जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के एरियाज़ के रहायशी हैं मुल्क भर में, वो इसमें अपना वोट कास्ट करते हैं। अगर हम ऑल ओवर दी पाकिस्तान बात करें तो पूरे मुल्क में जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए उसमें जो हुकूमती जमात है, बरसरदार जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने कुल उसके जो है वो 63 जो है उसके मेंबरान बोर्ड मुंतखब हुए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 59 हुए। आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद मुंतखब हुई, उनकी तादाद 52 थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 17, MQM के 10 और जमात इस्लामी के जो है वो 7 मेंबरान मुंतखब हुए। ये देखने में हमें लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो मजमूई तौर पे ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सिंध से भी जीते हैं, KPK से भी जीते हैं, लेकिन पंजाब में उनकी हालत काफ़ी पतली रही है। अगर पंजाब में हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कुल 51 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि PTI ने 28 नशस्तें हासिल की हैं। इंडिपेंडेंस ने 32, जमात इस्लामी ने 2 और पीपल्स पार्टी कोई नशस्त पूरे पंजाब में हासिल नहीं कर सकी। ऐसे ही अगर हम सिंध की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14, PTI ने 14, MQM ने 10 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 7 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 3 नशस्तें हासिल की हैं। KPK में PTI ने 18, जो आज़ाद थे वो 9 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 5, ANP 2 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 नशस्तें हासिल की। बलूचिस्तान की हम बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार जो 4 जीते हैं, PTI के 3 जीते हैं और PMLN ने कोई वहाँ पर कोई सीट नहीं जीती और बाप जो है उनकी 2 नशस्तें थी। अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी में 2 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, एक चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड और एक रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड, जहाँ पे कुल 24 नशस्तें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, PTI ने 7 जीती हैं, इंडिपेंडेंट जो थे वो 3 उम्मीदवार जीते हैं। ये रिजल्ट जो है वो खसूसन रावलपिंडी के रिजल्ट की भी एक अपनी अहमियत है, मुल्क भर में इसकी तरफ देखा जाता है इस हवाले से। तो ये इलेक्शन जो है वो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि हम कह सकते हैं कि एक वेव सी चलती हुई दिखाई दे रही है कि इसके बाद अगर हुकूमत जो बल्दियाती इंतखाबात में जाने का सोच रही थी तो मुमकिन है कि इस इलेक्शन के बाद हुकूमत जो है वो उससे अब दोबारा कतराने की कोशिश करे। ये एक इम्कान है, मे भी हुकूमत ना भी कतराए। और दूसरा जो वाक़या हुआ वो आज पार्लियामेंट हाउस में था। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने गुज़श्ता 2-3 दिनों से अपने प्रोग्राम्स में आपको मुसलसल बता रहे हैं कि जो हुकूमत मीडिया रेगुलेटरी बिल अथॉरिटी के लिए जो बिल लाना चाह रही है उसके खिलाफ साफ़ी जो है वो निकल आए मैदान में। कल से उन्होंने धरना दे रखा पार्लियामेंट हाउस के बाहर। आज जब सदर ममलिकत का पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब था तो उस दौरान पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, माशाल्लाह में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए गए और साफ़ियों को वहाँ पर दाखिल होने से रोक दिया गया, जिसके बाद पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि जनाब ये अब अगर ताले हुकूमत ने लगाएं तो ये खुलेंगे फिर PRA की मर्ज़ी से, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन की मर्ज़ी से। साफ़ी यहाँ पर स्टैंड ले गए और उन्होंने एहतजाज भी किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार साफ़ियों को रोकने के लिए वहाँ पर खारदार तारें भी लगाई गई हैं। तो ये आज ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत अहम है। हमने आपको खबरें तो दी कि क्या हुआ, और आज सदर ममलिकत ने भी जब वो खिताब करते तो खिताब करते वक्त मीडिया की तारीफ़ की, और जब उन्होंने पार्लिमानी गैलरी की तरफ ऐसे इशारा किया तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। वो उन्होंने ऐसे बड़े ताज्जुब का इज़हार किया और यानी कि सदर ममलिकत तक को नहीं पता था कि उनकी हुकूमत ने क्या किया है कि उन्होंने सहाफ़त पर किस तरह की कदगनें लगा दी हैं। तो इन मौज़ूआत पर आज हमारे साथ प्रोग्राम में
एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं एजाज़ सैयद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। आप साहब उनको जानते हैं, उनसे हम राय लेते हैं कि एजाज़ सैयद साहब बताएं हमें कि इसमें इन दोनों मामलात के हवाले से उनकी क्या राय है। तो नाजरीन, एजाज़ सैयद साहब को मैं खुश आमदेद कहते हैं हम अपने इस व्लॉग में। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ये बताएं कि ये जो मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए हैं, इसमें अमूमन होता यह है कि जो बरसदार जमात होती है, ये बल्दियाती इंतखाबात, ये एक तरह के कैंटोनमेंट के भी बल्दियाती इदारे जो कैंट एरिए के हैं, तो यहाँ पे PTI उस तरह की कामयाबी नहीं हासिल कर सकी जिस तरह की हुकूमतें अमूमन किया करती हैं। और क्या इसके पीछे वजूहत हो सकती है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में फ़ौज की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर जो आम फ़ौजी है या फ़ौज से मुंसलिक जो इदारे हैं कंटोनमेंट्स में रहते हैं, उनकी एक थिंकिंग है। ये जो नताइज आए हैं, मेरा ये ख्याल है कंटोनमेंट के नताइज, आप अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि फ़ौज के अंदर जो आम जवान है उसकी थिंकिंग है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि कंटोनमेंट्स के अंदर कौन रहते हैं? हमारे फ़ौजी जवान रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, या फ़ौज से मुंसलिक जो इदारे हैं उनके ज़्यादातर आबादी उन लोगों की है। आपको अगर याद हो कि जब पहले कंटोनमेंट के इजलास हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, तो उनमें PTI को बड़ी अक्सरियत मिली थी और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो चाहती थी कि PTI कंटोनमेंट की, पर्टिकुलर DHAs में और कंटोनमेंट्स में। तो अब ये फ़र्क आया है। और हैरानकुन बात यह है राय साहब कि मुस्लिम लीग नून कंटोनमेंट्स के इन इंतखाबात से पहले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हों, या आपको याद हो कि पंजाब में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ था और फिर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, इल्ज़ाम आयद करती रही है कि जी ये तो रिगिंग हो गई, लेकिन इस इलेक्शन के नताइज को उन्होंने तस्लीम भी किया और बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने लोगों को मुबारकबाद भी दी, बल्कि इलेक्शन डे में भी उन्होंने उसको ऐसा इल्ज़ाम आयद नहीं किया। इलेक्शन डे के ऊपर भी इल्ज़ाम ऐसा आयद नहीं किया। तो मुझे ये लग रहा है कि एक तो पंजाब के अंदर ओवरऑल एक वेव चल रही है जो कि शायद PTI के लिए इतनी साजगार नहीं है, और ज़ाहिर है पंजाब के अंदर हमारी फ़ौज की भी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारे वेटरन्स बहुत ज़्यादा रिटायर्ड रहते हैं, छावनियाँ हैं, और ये छावनियों की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वोट ने फ़ैसला किया है और वो वोट ने PTI को कबूल नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये है कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर की भी एक सियासत है कि शहबाज शरीफ अब अपेरेंटली विजिबल नज़र आ रहे हैं। आप देखें साफ़ियों के धरने में या इधर उधर शहबाज शरीफ साहब आगे यहाँ पे मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड करूँगा कि शहबाज शरीफ को अपनी पार्टी के अंदर से इस बात पे तनकीद का सामना था कि आपको एतमाद कहा जाता है लेकिन आप के साथ हमेशा हाथ हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है शायद शहबाज शरीफ अपनी पार्टी के अंदर ये कहने की पोजीशन में आएगा कि नहीं, देखें वो हमसे जो उन बात की थी कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, तो कंसोलिडेट कर सकते हैं, अपनी इस आर्ग्यूमेंट को कंसोलिडेट कर सकते हैं जो माजी में वो कहते रहे कि देखें आज़ाद कश्मीर में हम इलेक्शन जीत सकते थे अगर हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ना अपनाते। तो एक बात तो ये हुई है। दूसरी जो बड़ी बात राय साहब आप बात कर रहे थे वो ये है कि इसी बात से मुंसलिक है कि पंजाब में आला पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी भी तब्दील हुई है। आपने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि ये जो आला पैमाने पर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली है वो हुकूमत की मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं थी। और ये जो दोनों नए अफसर आए हैं इनको तैनात किया गया है, इन दोनों की रिप्यूट अच्छी है और इनको जो तैनात करने वाले हैं उन्होंने भरपूर मैंडेट दिया है। पुरानों को शायद उस तरह से पसंद नहीं किया जा रहा था या जो भी था, और बज़ाहिर ये कहा गया कि जी हुकूमत ने तब्दील कर लिया। इसमें शायद जो बुज़दार साहब हैं उनकी से कम थी और कुछ और हल्कों की से ज़्यादा, यानी कि बुज़दार साहब पे बुनियादी तौर पर अदम एतमाद किया गया है, हम ये कह सकते हैं। अपेरेंटली जो टॉप ऑफिसर्स हैं, 2 चीफ सेक्रेटरी का और IG का, वहाँ के ओहदों पर अदम एतमाद किया गया बुज़दार। और अब ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही हैं, हम अपने प्रोग्राम में शेयर करते हैं कि जी 2 चीज़ें अभी नाज़रीन और ऐसी आ रही हैं। एक कि जो पंजाब में अब आगे DPO DCOs के लेवल पे भी बहुत से बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं आइंदा कुछ दिनों में, और दूसरा ये कि कुछ जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को भी सियासी उनके साथ मज़ीद फासला बढ़ेगा हुकूमत का। बिल्कुल, मेरे पास तो इतला राय साहब ये है कि पंजाब में नुमान लंगड़ियाल जो इनके जहांगीर तरीन ग्रुप के थे उनको खुले लाइन लगाया जाएगा, और एक और वज़ीर जो हैं उनको भी शायद खुले लाइन लगा दिया जाएगा। मेरे पास जो इब्तदाई इतलात हैं, क्योंकि अब हुकूमत जो है
वो उन तमाम लोगों को टारगेट करना शुरू करेगी जिन्होंने हुकूमत को किसी भी लेवल पे एम्बेरस किया है। शाह साहब, हुकूमत की अगर हम बात करें तो अभी जो हुकूमत के हमें इक़दाम नज़र आ रहे हैं, हमें हुकूमत बिलाशुबा एक झुंझुलाई हुई या गुस्से में एग्रेसिव हुकूमत नज़र आ रही है। अब ये एग्रेशन उनका उन नाकामियों की तरफ है जिन पर को करार दे के अफसरान बदले गए, या कि उन नाकामियों की तरफ है जैसे कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन में उनको सियासी नाकामियाँ हुई। बहरहाल साफ़ियों वाला मामला, मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ बनाने के ख़िलाफ़, उस बिल के ख़िलाफ़ साफ़ी मैदान में निकले हुए हैं और पार्लियामेंट हाउस के बाहर अब मेरा ख्याल है तीसरे दिन में उनका धरना साफ़ियों का जो है वो जारी हो रहा है। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्रेस गैलरी को ताले लगाए गए हैं और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन ने कह दिया कि भाई ये अगर लगे हुकूमत की मर्ज़ी से आप खुलेंगे, हमारी मर्ज़ी से, ये नहीं कि आप कल खोल देंगे तो हम आगे बैठ जाएंगे। अब हम नहीं बैठेंगे इधर आगे। ऐसा भी ये काम तो कभी मार्शल लॉ के दौर में नहीं और आज सदर मुमलिकत जब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया की तारीफ की और पार्लियामेंट प्रेस गैलरी की तरफ इशारा किया बात करते हुए, तो ऐसे उन्होंने किया कि हैरान हो गए कि किधर गए सारे, यानी कि हुकूमत ने अपने ही सदर मुमलिकत को बताना गवारा नहीं किया कि हमने ये बंद कर दिया है। तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? ये जो साहब, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत की जो एम्बेरसमेंट का फेज़ है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हुकूमत जा रही है। मेरा ये ख्याल है कि अब थोड़ा लोगों में भी एंग्जाइटी आ रही है। हुकूमत अपने तकरीबन 3 साल उसके हुकूमत के पूरे हो चुके हुए हैं। ये आखिरी 2 साल बहुत तेज़ी से निकलेंगे। अब हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी तरक्याती कामों के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। जो सबसे बड़ा चार्ज है उनके ऊपर महंगाई का, उसको ठीक करना होगा, मईशत को लोगों की जेब के मुताबिक करना होगा, ये उनकी तरफ तवज्जो देना होगा। अभी तक मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट जा रही है। इमरान खान भी रहेंगे, बुज़दार भी रहेंगे, अगर इमरान खान साहब ने चाहा सिस्टम ऐसे ही चलेगा। लेकिन ये ज़रूर होगा कि वो जो हनीमून पीरियड था इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी एक नई रियलिटीज़ को देख रही है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल मेरे और आपके सामने है, उनकी तवज्जो ज़ाहिर है उधर भी है, क्योंकि वहाँ पर कोई ख़राबी होती है तो उसके असरात पाकिस्तान पे आएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट की भी प्लेट भरी हुई है इशूज़ के ऊपर, वो बार बार धक्का दे के किसी को नहीं शायद चला सकते। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत फ़िलहाल तो चलेगी। इलेक्शन, लेकिन ये जो स्टेप उन्होंने लिया है साफ़ियों के ख़िलाफ़, इससे इनको क्या नुकसान होगा आगे? देखिए, इस पावर को क्या नुकसान होता है, उसकी रिप्यूट ख़राब होती है। और जब आप पावर में होते हैं तो आपको रिप्यूट की परवाह नहीं होती, आप ऑल पावरफुल होते हैं। आप समझ रहे होते हैं कि बस मैं इधर ही रहूँगा, मैं इधर। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिप्यूट का फ़र्क पड़ता है। तो पावरफुल आदमी को वैसे ही पता होता है कि जी मेरे अगर 5 बंदे मेरे ख़िलाफ़ हैं तो 4 बंदे मेरे साथ भी हैं, तो मुझे किसकी क्या परवाह, मैं फ़लाँ तारीख तक तो मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। शाह साहब, आखिरी एक बात आपसे चलते चलते करें कि मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने की बहुत तेज़ी से कुछ गुज़श्ता एक हफ्ते से इत्तलात आ रही हैं, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? मुझे अफ़गानिस्तान जाने से तकरीबन चंद दिन पहले, कुछ 4-5 दिन पहले एक मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई उनके घर पे। रात को इसी तरह बैठे हुए थे तो उन्होंने ये बात मुझे कही। ये मैं आपको तकरीबन 1 माह पहले की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को हमारे मुताबिक सोच रहा होना चाहिए कि वो पाकिस्तान इस साल आएंगे या नहीं, क्योंकि अगले साल ज़ाहिर है इलेक्शन का माहौल बन जाएगा तो वो 1 साल जेल में रहेंगे ताकि माहौल अपने हक में कर लें, जो कुछ मैंने चीज़ें करनी है वो खुद आ जाएं और लोगों में सिंपैथी का वोट भी ले लें। तो ये बात, ये आज की बात नहीं, मैं तकरीबन 1 माह पहले की बात बता रहा हूँ कि ये बात मुझे किसी ने इधर उधर से नहीं, एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर ने ये बात खुद बताई थी। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने सुना कि इंतहाई जो अहम 2-3 चीज़ें थी। एक तो हमने किंगडम बोर्ड के इलेक्शंस के हवाले से बात की, दूसरा जो आज PRA का मामला हुआ, वहाँ पे प्रेस गैलरी बंद हुई, साफ़ी बाहर एहतजाज पे बैठे हुए हैं। तीसरा जो सूबाई हुकूमत में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ वज़ीर फारिग किए जा रहे हैं, ये जो नए चीफ सेक्रेटरी और नए IG हैं ये किसने लगाए हैं। और फिर हमने बात की कि जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने का सोच रहे हैं। एजाज़ सैयद ने मुझसे एग्री किया इस बात पे कि वो उनको सोच रहा होना चाहिए और वो शायद सोच भी रहे होंगे। और एक ओपिनियन है जाते जाते वो ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान के लिए बाहर बैठे हुए नवाज शरीफ से ज़्यादा ख़तरनाक सियासी तौर पर साबित हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।